वार्ड क्रमांक 3 के लिए जनपद पंचायत सदस्य के उपचुनाव की हुई नामांकन प्रक्रिया। ठीकरी जनपद पंचायत ठीकरी के वार्ड क्रमांक 3 के जनपद उपाध्यक्ष नारायण सिंह मंडलोई की अचानक मौत होने से वार्ड क्रमांक 3 का स्थान पिछले कई महीनों से रिक्त हो गया था, जिसके लिए चुनाव प्रक्रिया अनुसार उपचुनाव निर्वाचन आयोग ने घोषित किया। वहीं सोमवार को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के उपरांत तहसील कार्यालय में 4 फॉर्म आए हैं, जिसमें एक फॉर्म विक्रम सिंह बोखर सिंह निवासी चकेरी कांग्रेस समर्पित के अलावा गेंदालाल जंगलिया निवासी छापरी, धर्मेंद्र सिंह दादू सिंह तंवर निवासी केसरपुरा भाजपा समर्पित के अलावा शिवराम गुलाब निवासी छापरी के द्वारा जनपद सदस्य के लिए नामांकन की प्रक्रिया में नामांकन फॉर्म जमा किए गए। जनपद सदस्य के लिए वार्ड क्रमांक 3 का चुनाव 29 दिसंबर को होना है, जिसका समय सुबह 7 से 3 बजे निर्वाचन किया जाना है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी समर्पित के साथ नामांकन फॉर्म जमा करने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष मनोहर आवास्या, टिकरी मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह पटेल, अंजड़ मंडल अध्यक्ष ऋतुराज सिंह तोमर, कुलदीप सिंह गौड़, सुरेंद्र वर्मा आइडिया, धर्मेंद्र सिंह सोलंकी, भगत सिंह सोलंकी, भारत सिंह मंडलोई, भारत यादव, वीरेंद्र सिंह, नारायण सिंह तंवर, अजय मंडल एवं टिकड़ी मंडल के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। चुनाव हो रहा है वार्ड नंबर 3 में जनपद का। आज कितने फॉर्म आए हैं और क्या प्रक्रिया है? आज 10:30 से 3 बजे अंतिम दिवस था 15 तारीख में। उस 4 आवेदन हमारे यहाँ वार्ड नंबर 3 में जमा हुए हैं। सर, ऑब्जर्वर भी आए थे, क्या करेंगे? हमारे यहाँ पर स्थानीय निर्वाचन के ऑब्जर्वर श्री अशोक व्यास सर आए थे, निरीक्षण करके वो जिले में गए। विक्रम सिंह चौहान। वैसे आज जनपद का उपचुनाव है और आप फॉर्म भरा है आपने, क्या कहेंगे? जनपद का उपचुनाव है, जो पुराने सदस्य थे श्री ठाकुर साहब, उनका निधन हो गया, इसलिए जो उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव में जो है मैंने फॉर्म डाला है कि यार मतलब जनता जनार्दन की आवाज़ उठाने के लिए जनपद में व्यक्ति होना जरूरी है। जैसे आवास संबंधित हुई, पेंशन संबंधित हुई, ग्राम पंचायतों में सुनवाई तो होती है, बहुत कम होती है, कोई ध्यान नहीं दे पाता। इस स्थिति को देखते हुए मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैंने सोचा अगर जनपद में अगर सदस्यता रहेगी अपने पास, अपन लोगों की बात दबंगता के साथ रख सकते कि साहब यहाँ ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है। ये लोग क्या है कि सरपंच सचिव बताते हैं, वो उस हिसाब से चलते हैं, बाकी वास्तविकता क्या है इस चीज़ से बहुत से अधिकारी अनभिज्ञ रहते हैं। किस वार्ड से हैं और क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? मैं वार्ड क्रमांक 3 से निर्वाचन के लिए मैंने फॉर्म डाला है। क्या क्या प्राथमिकता रहेगी? आप अगर चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए कैसे आवाज़ उठाएंगे? देखिए, बहुत से गाँवों में क्या है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों के जो मार्ग है वो सब कीचड़ भरे हुए हैं। ग्राम पंचायतों कहते हैं सुनवाई होती नहीं, जबकि ग्राम सड़क सुदूर सड़क योजना के अंतर्गत उस चीज़ को स्वीकृत हो जाता है इजीली, काम पर करते नहीं है लोग। इन सब चीज़ों को देखते हुए किसानों की समस्याएं कीचड़ संबंधित, और लोगों को जो है आवास में बहुत सी बार क्या है कि घर से पैसे लगाने पड़ते हैं, सरकार के पैसे बरोबर आते नहीं, जिसके आते उसको देते नहीं, ऐसी कहानियाँ हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों की मांग को सुनते बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी पीएम आवास के पैसे देते नहीं है, आते हैं पर देते नहीं है, ये बड़ा आरोप है। ना, जैसे आते कब है, व्यक्ति बना लेता है, कभी कर्जा करके बनाता है, और बहुत सी बार क्या है कि किसी कारण और लेट लगती बहुत सी बार होते हैं। मेरा ऐसा है कि शासन ने एक मुश्त 1,20,000 रुपये डाल देना चाहिए। गरीब आदमी के पास अगर पैसा रहता तो शासन के पास थोड़ी जाता कि यार मेरे को आवास का लाभ दो। धन्यवाद। बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के 2 वर्ष के पूर्ण होने पर मुरैना कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा द्वारा रखी गई पत्रकार वार्ता। प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई गई। इसमें लाडली बहन योजना, किसान समृद्धि योजना जैसी मुख्य योजना का वर्णन किया गया है। बरसात से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा एवं राजस्व के लंबित प्रकरणों को 90 दिन के अंदर निकालने की बात करण सिंह वर्मा द्वारा की गई। जब पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा से सवाल जवाब किए गए, जिसमें पत्रकारों द्वारा पूछा गया कि मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज अधिक होता जा रहा है, नगर निगम हो या राजस्व या फिर और अन्य विभाग। जब उनसे पूछा गया कि इन विभागों में बजट क्यों नहीं हो पा रहा है, कि लाडली बहन योजना इस पर असर डाल रही है, एवं पत्रकारों द्वारा ये भी पूछा गया कि जिले में थानों पर FIR नहीं हो रही है, जिससे फरियादियों को हाईकोर्ट की शरण लेकर वहां से FIR करानी पड़ रही है। पत्रकारों द्वारा ये भी पूछा गया कि पिछले 2 साल से आप कहां थे, 2 साल में अभी तक को पत्रकारों की याद क्यों नहीं आई। ऐसे तीखे सवाल सुनकर प्रभारी मंत्री प्रेस वार्ता छोड़कर बीच में सूट कर चलते नजर आए। शहर में कई जगह गंदगी है, अमृतसर को लिखा है, और 2 साल में हमने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब ने जो विकास किया है, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे बहनों का पैसा हो, ये पहले कभी नहीं मिलता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 1,500 रुपये दिए हैं, 1500 और अतिवृष्टि के लिए भी 2,000 करोड़ से अधिक दिए। किसानों के लिए महाअभियान चलाया 3 बार माने 1 करोड़ से अधिक नामांकन बंटवारे का सीमांकन हुआ है। उद्योग 400 कुछ करोड़ के यहाँ भी उद्योग खोले हैं और एक सबसे अच्छी साइबर तहसील जो चलाई है, 20 दिन में आपके नामांकन हो जाएगा, घर घर भक्ता पटवारी पास मिला है। मुरैना जिले की कुछ ऐसी तहसीलें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, जहाँ कोई अधिकारी और ना बात तो कर लो। आज 4 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद परिजन आपसे मिलने आए थे, क्या उनसे हमने अभी क्या आश्वासन दिया है? विभाग को पत्र लिखाया, आज मेरे कलेक्टर को निर्देश दिए इसकी जांच कर। आपके निर्देशों को कोई सुनता तो है नहीं। आप रेत पे भी अभी हाल ही में आए थे, जब रेत पे आपने कहा था कि मैं कार्रवाई कराऊंगा, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। क्या आपकी कोई सुनता नहीं है क्या जिले में? तुम भी नहीं सुनते। नहीं, हमारी छोड़िए, लेकिन आपकी क्या अधिकारी सुनते नहीं है क्या जिले में? कौन अधिकारी बनाए ऐसा अभी तक नहीं सुने? तो कार्रवाई तो होती नहीं है। क्यों बताओ ना। आप जो रेत पे आप बोल के गए थे कि कार्रवाई कराऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं हुई। आपने क्या करेंगे आप? आपने शहर के गंदा होने की बात कही है, लेकिन क्या लगता है आपको कि शहर की नगर निगम में, मुरैना नगर निगम की स्थिति बहुत खराब है शहर की? पौष दशमी के पावन अवसर पर मेवा नगर पेटलावत में दामोदर कॉलोनी स्थित भैरव दरबार से 21 बग्गियों के साथ भव्य वरघोड़ा आयोजित किया गया। वरघोड़ा दामोदर कॉलोनी से प्रारंभ हुआ। वरघोड़े में आगे 5 अश्व पर जैन ध्वज लिए लाभार्थी आगे चलते नजर आए। प्रथम बग्गी में श्री पार्श्वनाथ भगवान, द्वितीय बग्गी में नाकोड़ा भैरव को लाभार्थी परिवार लेकर विराजमान हुए। नगर में कुल 20 लाभार्थियों ने बग्गी में नाकोड़ा भैरव की प्रतिमा को विराजमान कर नगर भ्रमण करवाया। वरघोड़ा नगर के प्रमुख मार्गों से निकला, जहां श्री पार्श्वनाथ भगवान के समाजजनों ने जगह जगह कहुली की, तो वहीं श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान के परम उपासक गादीपति श्री सुमित जी पिपाड़ा का कुमकुम तिलक लगाकर माला पहनाकर और साल भेंट कर बहुमान किया गया। वहीं मुख्य मार्गों पर ट्रस्टी राजेश नलखेड़ा ने बैंड पर मेरे मन में पारसनाथ तेरे मन में पारसनाथ रोम रोम में समाया पारसनाथ रे एवं ट्रस्टी मनीष कुमट झगनावदा ने ओ भैरू सा थारो भक्त बनूं मैं थारो सेवक बनूं हर पल तेरे साथ रहूं मैं जैसे भजनों की रंगारंग प्रस्तुति दी। वहीं दादा के आदेशानुसार वरघोड़े में महिलाएं अपने हाथों में श्रीफल लिए नजर आईं, तो पुरुष अपने मस्तक पर पगड़ी पहने नजर आए। इसके साथ ही श्रद्धांजलि चौक स्थित अकमाल सिंह मालू डामोर मित्र मंडल ने भव्य वरघोड़े का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सदस्यों ने भी सभी का दुपट्टा व पगड़ी पहनाकर बहुमान किया। इस अवसर पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली के भक्तों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर दर्शन लाभ लिया एवं गादीपति श्री सुमित जी पिपाड़ा से आशीर्वाद दिया। आज यह क्या कार्यक्रम किया गया? आज पौष दशमी का कार्यक्रम नाकोड़ा पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक दामोदर कॉलोनी पेटलावद मेवा नगरी में हर्षोल्लास से मनाया गया और जन सैलाब यहाँ पर देखने लायक है। इतनी भक्ति शायद ही कहीं पर देखने को मिलेगी। नाकोड़ा तीर्थ के बाद दूसरी मेवा नगरी बन रही पेटलावद। प्रथम बग्गी में प्रभु पार्श्वनाथ विराजमान थे और दूसरी बग्गी में श्री नाकोड़ा भैरवनाथ को विराजमान थे। 21 बग्गियों में 21 लाभार्थी बैंड बाजे ढोल धमाके और भक्तों की भक्ति के साथ में चल समारोह निकला। आज धन्य हो गया है नाकोड़ा भैरवनाथ, नाकोड़ा पार्श्वनाथ का चल समारोह। पेटलावद नगरी की ऐतिहासिक यह चल समारोह था। जय जिनेन्द्र। अंजड़ में सफला एकादशी पर सोमवार को नगर के खाटू श्याम कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने श्याम बाबा के सामने शीश नवाकर मत्था टेका। बाबा का आकर्षक फूलों से श्रृंगार किया गया। सुबह से देर रात्रि तक भक्तों के आने का सिलसिला चलता रहा। सुबह से ही भक्तजन मंदिर पहुंचने लगे तथा मंदिर प्रांगण में महिलाओं द्वारा श्याम बाबा के झूम कर भजन गाकर बाबा को रिझाया। कई भक्त निशान यात्रा लेकर भी मंदिर पहुंचे व बाबा को निशान अर्पित कर हारे के सहारे के जयकारे लगाए। श्याम बाबा के दरबार में समीपस्थ ग्राम चकेरी से एक दिव्यांग शैलेंद्र भी मंदिर पहुंचे व बाबा के दरबार में मत्था टेका। अल सुबह 5 बजे से ही पंडित बसंत शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्याम बाबा व मंदिर में स्थापित भगवान पशुपतिनाथ महादेव, श्री सालासर बालाजी, श्री राम एवं श्री कृष्ण दरबार का पूजन अर्चन किया
व सेवादारों द्वारा श्याम बाबा एवं सभी देवी देवताओं का आकर्षण फूलों से श्रृंगार किया। 55 किलोमीटर से पैदल चलकर पहुंची महिलाएं। सोमवार को सफला एकादशी पर नांगलवाड़ी से 11 महिलाओं का जत्था 55 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए निशान लेकर मंदिर पहुंचा व भक्तिभाव से श्याम बाबा को निशान अर्पित किए। नांगलवाड़ी की युवती पायल गहलोत ने बताया कि हम 11 महिलाओं जिसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, देर रात्रि 3 बजे नांगलवाड़ी से निशान लेकर निकले थे तथा 12 घंटे का सफर तय कर दोपहर 3 बजे श्याम मंदिर पहुंचे। आगे उन्होंने बताया कि हमारी तीसरी निशान यात्रा है। श्याम बाबा में हमारी प्रगाढ़ आस्था है और हमारा लक्ष्य है कि एक बार पूरा नांगलवाड़ी गाँव हमारे साथ इस निशान यात्रा में शामिल हो और बाबा हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। यह हुए आयोजन सुबह 7:30 बजे श्याम बाबा की मंगल आरती की गई। सुबह 11 बजे व शाम 8:30 बजे भोग आरती की गई। शाम 7:30 बजे सायंकालीन महाआरती के बाद बाबा का भव्य व दिव्य दरबार सजाया तथा ज्योत प्रज्वलित कर आहुतियां प्रदान की गई। श्याम प्रसादी ग्रुप द्वारा विभिन्न फलों की प्रसादी वितरित की गई। देर रात्रि 11 बजे श्याम बाबा की श्याम आरती की गई। अंजड़ से देवेंद्र यादव। तुम्हारा शैलेंद्र। कहाँ से आए हो? चकेरी से। हर 11 पे आते हो क्या? नहीं, पहली बार। क्या सुना है इस मंदिर के बारे में? खाटू श्याम। कहीं मन्नत पूरी करने आए? हाँ। क्या नाम है आपका? पायल गहलोत। कहाँ से आए आप? नांगलवाड़ी से निशान यात्रा लेकर आए। पैदल आए हैं? हाँ। कितनी बजे निकले थे सवेरे? सुबह 3 बजे। कितने घंटे में तय हुई यात्रा पूरी? हमारी सुबह 3 से 3 12 घंटे। 12 घंटे। कितनी बार आए हो यहाँ पे? तीसरी बार। और कितने लोग हैं आपके साथ? 11। रास्ते में कोई थकान वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं। और क्या संदेश देना चाहते हो बाबा के लिए आप? हमको बाबा हर बार बुलाए, हमारी इच्छा पूरी करे। हम पूरे गांव को लेकर एक बार आए। और कोई मनोकामना और कोई संदेश? बस कुछ नहीं। इंदौर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महाकाल रेस्टोरेंट के सामने खड़ी 2 आयसर गाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। घटना थाने से कुछ ही दूरी पर हुई जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दरअसल आग लगने की सूचना मिलते ही नगर परिषद मानपुर की दमकल मौके पर तत्काल पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वहीं मानपुर थाना पुलिस भी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित किया। जानकारी के अनुसार आग सबसे पहले एक आयसर वाहन में लगी जिसमें ड्रमों में ऑयल, पेंट और केमिकल भरे हुए थे। यह वाहन मुंबई से लोहा मंडी इंदौर की ओर जा रहा था। आग की लपटों ने पास में खड़ी दूसरी आयसर गाड़ी को भी अपनी चपेट में ले लिया जिसमें फोन के दाने भरे हुए थे। यह गाड़ी वापी गुजरात से भरकर पीथमपुर जा रही थी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि दोनों वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। सर, मानपुर क्षेत्र में एक आग लगने की घटना हुई है, कैसे पूरा हादसा हुआ था और क्या हताहत हुआ? आज सुबह की घटना है। मानपुर जो कस्बा है वहाँ पे जो धामनौद की तरफ से एक आइसर वाहन आई थी और वो आके एक जगह खड़ी हुई। उसी के पीछे दूसरी वाहन भी खड़ी हुई थी और इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि बॉम्बे से ये ऑयल पेंट में जो यूज होता है केमिकल वो लेके लोहा मंडी इंदौर की तरफ आ रहे थे और संभवतः उसमें जो टैंक भरे हुए थे कहीं उसमें लीकेज हो सकता है या अन्य कोई बात हो, विवेचना में सामने आएगा। उसकी वजह से उसमें बहुत तेज गति से आग तत्काल उस पूरे आयसर वाहन में फैली और पीछे उसके जो गाड़ी खड़ी थी जो पीथमपुर जा रही थी उसमें भी आग लग गई और दोनों गाड़ियों में उसमें भी जो प्लास्टिक का दाना बताया गया वो भरा हुआ था। तो केमिकल और ये दोनों की वजह से दोनों वाहनों में आग लगी। तत्काल पुलिस ने फायर ब्रिगेड को कॉल करके फायर ब्रिगेड बुलाई। 2 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया और इसमें मानपुर पुलिस के द्वारा आगजनी की कायमी की गई है। जनहानि किसी तरह की कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। इसमें जो दोनों आइसर वाहन है वो उनको नुकसान पहुंचा है और उसमें जो माल भरा हुआ था उसको नुकसान पहुंचा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली नोटों के नेटवर्क पर एक और बड़ी सफलता प्राप्त की है। फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न सिर्फ नकली नोट बरामद किए बल्कि प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर भी जब्त किया है। सोशल मीडिया पर रील देखकर जल्दी अमीर बनने की लालच में आरोपी इस अपराध में शामिल हुआ था। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से नकली नोटों के पूरे रैकेट का खुलासा होता नजर आ रहा है। इंदौर शहर में नकली नोटों के खिलाफ क्राइम ब्रांच की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने नकली नोट प्रकरण में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया और
आरोपी के कब्जे से 500 रुपए के करीब 45 नकली नोट और एक प्रिंटर बरामद किया गया है। जब्त नकली नोटों की कीमत करीब 22,500 रुपए बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ के आधार पर आरोपी अंकित बुरासी निवासी बाड़गंगा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर हमले से भी एक आपराधिक मामला दर्ज है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी और उसके साथी इंस्टाग्राम पर रील देखकर शॉर्टकट में ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इस अपराध में उतरे थे। इससे पहले इसी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। अन्य आरोपी से पूछताछ में 5वें आरोपी के नाम का खुलासा हुआ था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है ताकि नकली नोटों के इस गोरख धंधे को पूरी तरह खत्म किया जा सके। नकली नोट के मामले में सर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में क्या स्थिति है और क्या अपडेट है पूरे प्रकरण? जैसे कि आपको जानकारी में होगा, क्राइम ब्रांच के द्वारा 11 तारीख को नकली नोट के मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी और इन आरोपियों को के खिलाफ कार्रवाई की जाकर के पुलिस रिमांड लिया जाकर के इनसे जब पूछताछ की गई तो शुरू में ये मिसलीड कर रहे थे कि कहीं बाहर से ये नोट उन्होंने लिए हैं, लेकिन बाद में जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये तथ्य सामने आया कि यहीं लोकल में एक और व्यक्ति है अंकित बुरासी, जो बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है, उससे ये नकली नोट ले रहे हैं। और जब अंकित बुरासी के घर पर छापा मारा गया तो उसके घर में प्रिंटर और कटर मशीन और ये जो कलर करने वाली जो शीशियाँ हैं उनके साथ में पूरा सेटअप मिला, जिससे नकली नोट ये छाप रहे थे। वहाँ के A4 साइज़ के पेपर की भी गड्डियाँ मिली हैं मोटे कागज़ों की, जिस पे ये नकली नोट बना रहे थे। इस सूचना पर तत्काल ही उसको हिरासत में लिया गया और वहाँ पर उसकी पूरी विधिवत कार्रवाई की गई। उसे जब्त किया गया जो सामान बनाया जा रहा था, जिस सामान से बना रहे थे, और उसको इनको पुलिस रिमांड में लिया जाकर के आगे पूछताछ की जा रही है। अंकित के पास से भी कोई नकली नोट बरामद? अंकित के पास में करीब 45,500 रुपए के नोट 22,500 रुपए कीमती के मिले हैं। आपकी जानकारी में होगा कि ये नोट इस तरह से इतने असली दिख रहे थे कि पूर्व में 50,000 रुपए में 2 लाख रुपए के नकली नोट इन्होंने बेचे थे। तो इनको ये काफ़ी हद तक ये कई नोटों के बीच में अपने नकली नोट रख करके चलाने की कोशिश कर रहे थे और ये इनका प्रयास लगातार जारी था, जिसको क्राइम ब्रांच ने जिसका भंडाफोड़ किया। सर आरोपी नोट प्रिंट करने की कहीं से ट्रेनिंग इसने ली थी या कहीं से? इसमें वो नोट प्रिंट ऐसा कर रहे थे कि वो नोटों की एक्चुअल फोटो कॉपी कर रहे थे। डिफरेंट कलर नंबरों के जो नोट थे उसमें ये नंबर नहीं बदल रहे थे, ये कोई कंप्यूटर से नहीं बना रहे थे। सिंपली इनके प्रिंटिंग मशीन मिली है और कलर का बखूबी इस्तेमाल करके ये ओरिजिनल नकली नोट जैसा इसको फ़ोटोकॉपी बना लेते थे। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति की नज़र नंबरों पे नहीं जाती, और नंबरों पे जाती भी है तो अगर एक दो नोट ऐसे दिए जाएंगे तो उनके नोटों के नंबरों को याद रखना या नंबरों के आधार पे नकली नोट है या असली नोट है ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम होता है। हालांकि उसका जो कागज़ था मोटा, वो भी काफ़ी रिजेम्बलेंस में इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, परंतु जब ये कुछ और लोगों तक जाने लगी, लोगों को पता चला कि ये नकली नोट है, तब इसकी मुखबिरी के आधार पर क्राइम ब्रांच द्वारा इस पूरे जो गैंग है इसका पर्दाफाश किया। अंकित ने क्या बताया सर कि प्लानिंग कैसे करी थी? सीखा तो इसने, सीखा क्या? कोई फिल्म देखी थी इसने या यूट्यूब देखा? अभी चूँकि रात में सुबह तक ये कार्रवाई चली है, अब इसको उठा के लाए हैं और हमारी टीम इसमें लगातार अब फिर पुलिस रिमांड लेकर के इनसे पूछताछ करेगी, तो अब इसके पीछे की असली कहानी आपकी जानकारी सामने आएगी। इंदौर के आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में विधायक श्री रमेश मेंदोला एवं MIC राजेंद्र राठौर ने 10 करोड़ की लागत से निगम क्वार्टर चंद्रगुप्त मौर्य चौराहा पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भूमि पूजन किया गया। श्री राजेंद्र राठौर जी ने बताया कि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूर्णतः अत्याधुनिक डिजाइन से बनेगा। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन कोर्ट, रनिंग कोर्ट, खेल के अलावा खिलाड़ियों के लिए रूम, कोच के लिए ऑफिस, संजीवनी क्लिनिक, खेल इत्यादि गतिविधि होगी। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी मनोज फडसे ने जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित श्री चंदू राव शिंदे, मंडल अध्यक्ष मनीष चोरट, गणेश गोयल, उमाशंकर तरेटिया, राहुल प्रजापति, अखिलेश सिंह चंदू, कुंजीर मौजूद थे।
इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस की सतर्कता और लगातार बढ़ाई गई विजिबिलिटी के चलते ये कार्रवाई संभव हो पाई है। दरअसल बताया जा रहा है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है और इसी का परिणाम यह सफलता मानी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा नियमित वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बस को रोका गया। जांच के दौरान बस में भारी मात्रा में अवैध शराब पाई गई। पुलिस ने मौके पर ही बस की तलाशी ली, जिसमें लगभग 770 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की गई। शराब की अनुमानित कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। पुलिस के अनुसार बस को पकड़ने से पहले संदिग्धों ने वाहन को तेजी से भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर बस को रोक लिया। कार्रवाई के दौरान बस चालक को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में चालक ने बताया कि यह शराब गुजरात के अहमदाबाद से लाई जा रही थी और इसे इंदौर के रास्ते आगे सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने इस चालक का मेडिकल परीक्षण भी कराया और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कुछ नाम सामने आए हैं, जिनके संबंध में पुलिस अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। विजयनगर पुलिस का कहना है कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करे, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। चालक को पकड़ा पुलिस थाना विजयनगर के अंतर्गत एक सूचना मिली थी, कोई बस है जो बस में कोई मतलब इलीगल कोई स्टोरेज है। ये सूचना के आधार पर वहाँ जब वो चेकिंग की गई तो एक बस जिसका नंबर MP091400 है, बेसिकली ये कोई जो सलूजा ट्रेवल्स धार की है, और जब इसको चेक किया गया तो 90 पेटी जो शराब है इसमें वो पकड़ी गई। उस समय इसमें कोई भी पैसेंजर्स नहीं थे, तो इसमें जो तत्समय जो ड्राइवर और जो उसमें एक हेल्पर था उसको पकड़ा गया है और उसमें एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये जो शराब है ये कहाँ से लाई गई थी, कहाँ ले जाई जा रही, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और शीघ्र इसका जो एंड टू एंड जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। कुल ये जो सीज की गई जो शराब है लगभग 7.5-8 लाख के आसपास की इसकी मार्केट कीमत है। ये इंग्लिश जो अंग्रेजी शराब है और इसका जो पूरा अभी वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। अलीराजपुर की कांग्रेस नेता पर लगा आम नागरिक से हथियार लाइसेंस के नाम पर ठगी का आरोप। एसपी कार्यालय पहुंचकर ग्रामीण ने दिया आवेदन, पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। अलीराजपुर जिले में हथियार लाइसेंस दिलाने के नाम पर एक आम नागरिक से हजारों रुपए की ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित हेमता पिता सुभान निवासी बेगड़ा थाना आंबुआ जिला अलीराजपुर ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि उसके पुत्र का शस्त्र लाइसेंस बनवाने के नाम पर कांग्रेस नेता खुर्शीद अली दीवान नामक व्यक्ति द्वारा पैसे की अवैध वसूली की गई। शिकायत के अनुसार पीड़ित के पुत्र कालू द्वारा थाना आंबुआ में शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन किया गया था। इसी दौरान खुर्शीद दीवान ने एसपी ऑफिस से फाइल निकलवाने और लाइसेंस बनवाने का झांसा देकर पहले नकद राशि ली, फिर बाद में फोन पे के माध्यम से 11,000 रुपए की राशि भी ट्रांसफर करवाई। इसके बावजूद 10 दिनांक तक न तो लाइसेंस बना और न ही राशि वापस की गई। पीड़ित का आरोप है कि बार बार संपर्क करने पर आरोपी द्वारा टाल मटोल की गई और जब पैसे वापस मांगे गए तो अभद्र व्यवहार किया गया। पीड़ित ने इसे धोखाधड़ी एवं ठगी का अपराध बताते हुए आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के साथ पीड़ित ने फोन पे भुगतान की रसीद भी संलग्न की, जिससे लेन देन की पुष्टि होती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित को न्याय कब तक मिलता है। पैसे बंद फार्म भराले तंत्र पैसे आपल्याकडून सांगितलं ते पूछेंगे पहले पहले तेना खुर्सी बाबा दोगी आते आई को कि 11 तारीख ने પછી 13 तारीख को और 14 तारीख को और ते हाई काई को 13 तारीख पर आई कानु बदले करना शुक्र कर तारीख बढ़ाया करे ने पैसा मांगा करे ते अपडेट लाए एसपी का जे अपने को ने 11,000 रुपया ने तहसील में कई का दुपट तहसील में 5,000 रुपया थाना पर जाने 5,000 दिया आप्या 2,000 कागज पसलिया चापिया ने कहीं कागदार ने कहीं पैसा ले जाते तो पैसा अटको में पैसा आपिया घोड़ा कागदा दामन बनाए जाते बनाए कतरा आपला पैसा कागदाम के कागदा लेने ते बनाए जे काल डाक्टरी को राइडी की नहीं 1,000 रुपया का ने कई को मैं उतरा बोलते हैं पल पीरी वार पल दिखरो दुख नहीं पल पीरी पैसे अपने आरो पल बन लोग नहीं थे कालो चार हाथ में पैसे थे आप आखे दूर पैसा आके मैं पुठे पुठे में बिगियो कतरा आपला पैसा
પહેલ એસબી આપો કોઈને 11,000 રૂપિયા ને તહેસીલમાં જાણે 5,000 રૂપિયા તે બી ફરજાને આપી આલો ને દિવાનજી થાણા પર આંબે થાણા પર 5,000 રૂપિયા દિવાનજીને હાથમાં આપ્યા ન તો કાગળ બ્યાહ કરીને 2,000 ઓળી માંગ્યા જો ખુરશી તે કાગળ લઈને નિજામ છે પૈસા આપતો તમે લઈ આવો ટીઆઈ इतर पैसा खर्च मांगे रीते कागज नहीं दे रहा। खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के जामली के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मां और बेटे की मौत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी मां के इलाज के दौरान मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का जिला अस्पताल में इलाज जारी। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने गंभीर घायलों और मृतक के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। मृतक मां मधुबाई और बेटा ऋतुराज बिल्वे दोनों शिक्षक बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि ऋतुराज बिल्वे खरगोन से राय सागर स्थित स्कूल जा रहे थे। इस दौरान जामली के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में घायल प्रदीप हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इस जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मौके से पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जाँच जारी है। क्या है सर? ये खरगोन के थोड़ा आगे जामली रोड पे एक पिकअप वाहन से एक मोटरसाइकिल की दुर्घटना हुई है, जिसमें 3 लोग थे मोटरसाइकिल पे। तो 2 लोग जो हैं अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एक महिला की और मृत्यु हो गई है, तो 2 लोग कुल मृत हो गए हैं। एक व्यक्ति ने स्पॉट पे ही दम तोड़ दिया था और एक व्यक्ति जो है उसमें दुर्घटना में घायल हुआ है। उनको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो पिकअप वाहन है उसको हमने जब्त कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।